राकेश खुराना है कि अगर सेक्टर्स को देखें तो कौन-सा ऐसा सेक्टर लगता है जहाँ पर अब बुल रन यानी तेज़ी का दौर बाकी बचा हुआ लगता है? इनका अपना जो ख़्याल है कि शायद ब्लैक गोल्ड, कोयले की तरफ इशारा कर रहे होंगे। तो आप किन सेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जहाँ पर आपको लगता है कि सबसे अच्छा अगर हम 2026 का थोड़ा-सा प्रीएम्प्ट करना चाहें अ, कौन-सा सेक्टर रहेगा अगले साल के लिए? रजनी देखिए, कोल अगेन कितना भी नॉइज़ कर लिया गया कि हमको ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, सब फॉसिल फ्यूल पे अपनी कैपेसिटी बढ़ा ही रहे हैं। कोई भी कम नहीं कर रहा, चाहे वो चाइना हो, चाहे यूरोप हो, कोई भी कम नहीं कर रहा। तो कोल एज़ ए डिमांड मुझे लगता तो नहीं ही खत्म होने वाला है, बिकॉज़ एनर्जी एज़ ए डिमांड और बढ़ने वाला है। तो इसके लिए आपको न्यू जी। सोर्सेज़ लगेंगे, लेकिन हम पुराने सोर्सेज़ को छोड़ के सिर्फ नए सोर्सेज़ से उस डिमांड को पूरा कर लेंगे, दिस लुक्स लिटिल जी। स्ट्रेच्ड अ थॉट मेरे हिसाब से। अगर डोमेस्टिक लेकिन मार्केट के फिर हिसाब से देखें सुमेश, तो ये ब्लैक गोल्ड जहाँ कह रहे हैं, तो शायद मैंने अंदाज़ा लगाया कोयले का, लेकिन इंटरनेशनली तो ये क्रूड का मामला होता है, तो भारत में तो क्रूड की बहुत कहानियाँ हैं नहीं, कैसे दाँव लगाएँगे? अगर आपकी बात सही भी होती है राकेश खुराना जी की, तो हम यहाँ पर नहीं, क्रूड कैसे पे करें? क्रूड मुझे नहीं लगता कि यहाँ से इतना डिमांड क्रिएट हो जाएगा कि आप क्रूड की तरफ बढ़ पाएँ। देखिए, अगर सिल्वर के प्राइसेज़ का इतना बढ़ना एक सच्चाई है, तो ये मान लीजिए कि फिर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ वर्ल्ड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ओके। अगर ऐसा है और थोड़े समय पहले की अगर रिसर्च रिपोर्ट मानी भी जाए, तो कहीं 2027-28 में अगर क्रूड की डिमांड जो सबसे बड़ा डिमांड करता है चाइना, अगर उसके यहाँ ये पीक हो जाए, आप ध्यान रखिएगा, हम जितना पावर प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, चाइना उसका ऑलमोस्ट, जहाँ तक मुझे पता है, 8-9 टाइम्स, करीब-करीब 8-9 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी कंज़्यूम करता है अपने इंडस्ट्री के लिए। तो मुझे अगर लगता है कि अगर चाइना में अगर ये रिपोर्ट है कि आपका क्रूड डिमांड 2027-28 में पीक हो जाएगा, तो इतना बड़ा कंज्यूमर क्रूड का एक चाइना है और दूसरा चूँकि हम इंपोर्ट करते हैं, हमारी डिपेंडेंस है उस एनर्जी पे तो हम हैं। कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो, अनलेस देयर इज़ अगेन सम ग्लोबल कैलामिटी कुछ हो जाए, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो आपको ब्रेंट क्रूड की इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ा पाए। ट्रेड बेस्ड मूवमेंट अगर 60 का $70 $75 हो भी गया तो इसको आप कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं मानेंगे। बात होगी कि क्या 100 सवा 100 150 फिर से हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ग्लोब एज एनर्जी डिपेंडेंस ऑन क्रूड कम ही कर रहा है और यहाँ से उसके ड्राइविंग फोर्सेस बहुत नहीं है। प्लस अगर फिर से इकोनॉमी रिपोर्ट देखी जाए तो ग्लोबल ग्रोथ माइल्ड स्लो डाउन होने के चांसेस हैं एफवाई 27 में, सीवाई 26 एफवाई 27 में, बिकॉज ये टैरिफ वॉर से सबको चोट लगी है, अभी रीएडजस्टमेंट में थोड़ा सा समय लगेगा। तो कोई वैसा ड्राइविंग फोर्स नहीं दिख रहा मुझे क्रूड के लिए जो आपको बहुत हाई प्राइसेस में लेके चला जाए। 10% की मूवमेंट प्लस माइनस हो सकती है, वो तो ट्रेड बेस्ड है, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। जी। तो अगर आप गिनाना चाहें कि भई कहाँ पर आप सबसे ज़्यादा आशान्वित रहेंगे? राजीव जी, मैं तो एकदम वो टूटा हुआ, ब्रोकन, अटका हुआ रिकॉर्ड हूँ। मैं हमेशा सोर्स पढ़ता हूँ और उस सोर्स पे बना रहता हूँ अनलेस प्रूवन रॉन्ग। एक समय था जब मैं मैन्युफैक्चरिंग पे अटका हुआ था, केपेक्स पे अटका हुआ था। मुझे जो ड्राइविंग फोर्स दिखता है, मैं उस पे अटका रहता हूँ। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस लास्ट मे बी 8-9 मंथ्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मन बन चुका है कि जो केपेक्स का बेटन है वो जाए प्राइवेट सेक्टर के पास, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पास इंसेंटिव नहीं है कैपेसिटी एक्सपेंशन का।
एक्चुअली कैच 22 सिचुएशन था। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि ठीक है, हम तुमको इकोनॉमी में कंज्यूमर डिमांड बढ़ा के देते हैं, और अगर कंज्यूमर डिमांड बढ़ जाएगी, तो फिर तुम चाहो ना चाहो तुम प्रोड्यूस ज़्यादा करोगे। मे बी वो प्राइवेट कैपेक्स को सहारा दे, और उसके लिए हम तुमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सस्ता करके देते हैं, रेट कट करते हैं, लिक्विडिटी भी बढ़ा के देते हैं। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि हम मूव हो रहे हैं हाई क्रेडिट ग्रोथ की तरफ, हाई कंजम्पशन की तरफ। प्रॉब्लम एक ही है, मैं हमेशा कह रहा हूँ, हम हमेशा हर क्वार्टर में ही रट्टा लगा के बैठते हैं कि कंजम्पशन नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ रहा। ये एफर्ट का आपका थोड़ा-सा जेस्टेशन टाइम होता है, जेस्टेशन पीरियड होता है। मेरे असेसमेंट में इट कैन बी एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 9 टू 18 मंथ्स। लेकिन उसके बाद इस पे इम्पैक्ट होता ही है, लिक्विडिटी का असर होता ही है कंजम्पशन पे, क्रेडिट ग्रोथ का असर होता ही है कंजम्पशन पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी तरह से अपने व्यू को चेंज नहीं करूँगा, भले ही यहाँ से मुझे 1.5 साल और लग जाए पैसा बनाने में, लेकिन जिस दिन बनेगा, पिछले 5 साल को कॉम्पेंसेट करके देगा। बीएफएसआई, एक्स एएमसी, मुझे वहाँ पे वैल्यूएशन चक्कर लगता है। बीएफएसआई में कुछ भी हो जाए, कंजम्पशन बहुत बड़ा सेगमेंट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बहुत बड़ा सेगमेंट है, आना चाहिए वहाँ पे। जीएसटी 2.0 का भी असर आपको गर्मी के सीजन के बाद से दिखना चाहिए। थोड़ा मुझे लगता है कि फार्मा को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसमें भी थोड़ा रिटर्न ऑफ क्या बोलते हैं उसको, बुल रन आना चाहिए। मैं यहीं पे ज़्यादा फ़ोकस्ड हूँ, लेकिन इसमें मैंने एक, जिसको टेलेंडर बोलते हैं, तो टेल पे मैंने थोड़ा-सा कैपेक्स भी लगा रखा है, जो काइंड ऑफ ग्लोबली पार्टिसिपेट करते हैं कंपनीज़। क्योंकि अगर इतना कुछ होगा तो कहीं न कहीं कंपनीज़ को कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो यही समझें कि ज़्यादा अगर 70% ऑफ द पोर्टफोलियो देखा जाए तो बीएफएसआई कंजम्पशन, फार्मा हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स इधर में चला जा रहा है 70% 80% तक। उसमें 10% के आसपास का कैपेक्स आ रहा है और बाकी 10% मिक्स्ड। इस मिक्स से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ।